नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बोलने जा रहा हूँ एंड दिस इशू इज़ अफेक्टिंग होल वर्ल्ड एक्चुअली। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हैं। लेकिन अभी प्राइमरली मैं अभी सिर्फ इंडिया के बारे में बात करूँगा। वैसे ग्लोबल प्रॉब्लम है लेकिन इंडिया में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि वाई एंटीबायोटिक्स, जितने भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो असर क्यों नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही हैं लोगों के ऊपर। लोग बीमार होते हैं, छोटी सी जुकाम भी नहीं ठीक हो पाती है लोगों की। लोग पहले 2-4 दिन तक दवा लेते थे लेकिन अब वो 7-8 दिन तक, 10 दिन तक भी लेते हैं, लोग 15-15 दिन तक लेंगे, छोटी जुकाम भी नहीं ठीक हो पाती है, नॉर्मल बीमारियां भी ठीक नहीं हो पाती। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? तो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल इस पे रिसर्च होती है, स्टडी होती है। तो काफ़ी सारी जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो मेडिकल जर्नल्स हैं वो भी स्टडी रिपोर्ट टाइम टू टाइम रिलीज करते रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि क्या रीज़न है उसके लिए। और मैं स्पेशली अभी बात करूंगा इंडिया के बारे में। इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इंडिया में 40 से 70% तक लोगों के ऊपर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रही हैं। और बहुत ही ये बुरी बात है हमारे देश के लिए कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे ही मर जाते हैं बेचारे और उनका इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता। तो इट्स अ मैटर ऑफ रियल कंसर्न फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री वी लिव इन। सो अब इसको देखेंगे, कोई भी हम दवा लेते हैं वो पहले तो असर करती थी। पहले अगर मैं बात करूं कि 10 साल पहले, तो शायद उससे पहले शायद असर करती होगी, लेकिन रीसेंट टाइम में जो पिछले 10 साल के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है मेडिसिन्स का वो बहुत ही कम हो गया है। उसके डिफरेंट रीजंस हैं कि क्यों हो गया है ऐसा, कि आखिर क्यों दवाइयाँ असर नहीं करती हैं लोगों के ऊपर। अब मैं अगर रीज़न गिनाने लगूँ तो उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। कई बार तो डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स या तो कई बार डॉक्टर्स सही से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। हाँ, ये बहुत अजीब बात है लेकिन ये सच है कि पूरा जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल लाइन है, डॉक्टर्स हैं, उनका पूरा जो थ्योरी है ना वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर चलता है। कोई भी डॉक्टर, नॉट अ सिंगल डॉक्टर इन द वर्ल्ड कैन गिव यू 100% गारंटी कि वो जुकाम भी ठीक कर सकता है। एफिडेविट पे लिख के दे दे कि मैं जुकाम सही कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, राइट। तो वो सिर्फ एक जो गिवन सर्कमस्टांसिस होते हैं, हालात होते हैं उस समय, और कोई कम्युनिटी अलग है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है और किस जगह पे वो बीमारी फैल रही है, वो तमाम चीज़ें होती है कि उस वहाँ के लोग कितने मजबूत हैं, किस तरह का उनका बॉडी डिस्पोजिशन है, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड बातें होती हैं कि वो क्या किस तरह से कौन सी मेडिसिन असर करेगी नहीं करेगी। टाइम टू टाइम इस पर ट्रायल्स भी होते हैं और उसके अलावा स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च करा जाता है पूरे ग्लोबली। तो वो पूरी दुनिया के अंदर ये होता रहता है कि टाइम टू टाइम के भी कैसे कोई डॉक्टर किसी मेडिसिन लिखता है, कोई भी ये बीमारी है ये नहीं है। तो लेकिन अभी रिसेंट टाइम में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर दवाइयाँ जो बेअसर होती जा रही हैं, तो उसमें एक तो होता है कि डॉक्टर गलत प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं सही से। दूसरा ये होता है कि लोग बिगर डॉक्टर के एडवाइस के दवा खरीद लेते हैं। उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। अब आपको लगेगा कि मैं महंगाई बीच में ला रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि जब महंगाई होती है तो गरीब आदमी डॉक्टर के पास जाके 1,000-500 रुपये जुकाम के लिए देना नहीं चाहता। ऑब्वियसली उसके पास पैसे ही नहीं है, उसका घर चलाने का खर्चा नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से ला के देगा डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर की फीस नहीं होती है, जनरली जाके केमिस्ट से मांग लेते हैं हम। और वो केमिस्ट भी ये इंडिया का हाल है, यहाँ पे तो बिगर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के भी एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं काफ़ी सारी। तो एच ड्रग्स कैटेगरी की होती हैं जो बहुत डेंजरस होती हैं बॉडी के लिए। ऐसी कई सारी मेडिसिन होती हैं लेकिन वो विदाउट डॉक्टर्स के एडवाइस, प्रिस्क्रिप्शन के जाके लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। अरे मैंने पहले भी खाई थी, वो भी दे देता है उठा के खट। फिर उसके अलावा जो रीज़न है कि लोग पूरे, अगर मेडिसिन लेते भी हैं कोई पर्टिकुलर मेडिसिन, तो वो पूरे एक प्रेस्क्राइब टाइम होता है इसके, कितने दिन तक लेनी चाहिए, उतने दिन तक भी नहीं लेते हैं वो। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि मैं शॉर्ट के अंदर भी बोल रहा हूँ, उसको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। उसके अलावा नकली जो दवाइयाँ आती हैं वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा कोरोना का जो इम्पैक्ट है, कोरोना टाइम के बाद में बहुत बुरी हालत हुई है उसका। आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीन का इम्पैक्ट भी हो सकता है उसके पीछे, कि बॉडी इतनी ख़राब हो चुकी है कि ज़्यादा जो रिज़ल्ट आया ना, बुरे रिज़ल्ट, कि दवाइयाँ असर करनी बंद कर दी है लोगों पे।
सीरियस केसेस के अंदर जब आदमी आईसीयू वगैरह में होता है वहाँ पे भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, लोग मरे जा रहे हैं बहुत सारे। और कोरोना के बाद में हालत बहुत बिगड़ी है, लोगों की जो इम्यूनिटी है, जो पावर है, शरीर की जो स्टैमिना है, वो बीमारियों को झेलने की, वो छोटी सी जुकाम या छोटी सी बीमारी में भी लेट जाते हैं लोग, बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, लोग बुखार में भी हम जाते थे। और अभी भी मैं आप देख लो कि अगर सिटीज़ से अगर आप बाहर जाएंगे या गाँव वगैरह में जाएंगे, इतने मजबूत होते हैं लोग, वो कोई एग्ज़ाम्स भी होता है, फीवर हो रहा होता है, मेरे 104 नंबर बुखार होता था, 103 नंबर बुखार, तब भी हम एग्ज़ाम्स करने लिखने के लिए चले जाते थे एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये नहीं कि अभी अभी रिसेंटली ऐसा क्यों हो रहा है, 10 12 13 14 साल में, या मीन ये कह सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स इफ़ यू टॉक अबाउट, एंड स्पेशली 2020 के बाद में, जो कोरोना टाइम के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसका। तो इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि लोग आप देखते हैं कितने कितने बड़े स्टार्स परफॉर्म करते करते एकदम से मर गए। जिम में वो कर रहे हैं, ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, अचानक मर जाते हैं। परफॉर्म कर रहे हैं, के जैसे स्टार मर गए। परफॉर्म कर रहे हैं, अचानक दिल का दौरा है, मर गए। तो उस वो कोरोना वैक्सीन का इम्पैक्ट भी कहा जा सकता है कि जो ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस, जो एक जमाव हो जाता है, जो क्लॉटिंग हो जा रही है ब्लड की, उससे भी दिक्कत आ रही है लोगों को, और वो एकदम से एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जबकि बॉडी में जगह जगह पे उनका ब्लड अंदर क्लॉट हुआ पड़ा है। तो उस वजह से वो जोर पकड़ता है। दौड़ लगा रहे हो आप तो हाई ब्लड प्रेशर की कोई चीज़ खा लेते हो, या फिर उसमें कई बार थायराइड्स खा लेते हैं लोग, एक्सरसाइज करने वाले लोग, उनसे उनका ब्लड स्पीड से दौड़ने की कोशिश करता है, जबकि वेन्स आपकी ब्लॉक्ड है, तो उससे हार्ट अटैक के चांस होते हैं। लोगों ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक से भी मर रहे हैं और हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, और लीवर किडनी वगैरह भी फेल हो रहे हैं उससे। वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन का इम्पैक्ट हो। लेकिन हम बात करते हैं अभी इस इशू के ऊपर कि क्या एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ इनफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव, कितने परसेंट इफेक्टिव है, उसके बारे में अभी जो रिसेंटली एक डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने जो 21 जो इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने एक स्टडी रिपोर्ट जारी करी थी। उसमें ये बताया था कि 40 से 70% तक पेशेंट के ऊपर एंटीबायोटिक्स असर बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अब गवर्नमेंट ने उसकी क्या पॉलिसी बनाई और क्या नहीं बनाई, और वो अभी कागज़ में पड़ी है, हम बाद में एंड में बात करेंगे। मैं भी आपको विस्तार से ये बताता हूँ कि 40 से 70% तक पेशेंट के ऊपर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, दूसरी दवाइयाँ भी नहीं कर रही हैं, नकली दवाइयाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो अभी हम ये बात करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं उन पे। 21 हॉस्पिटल ने ये रिलीज करा, उसमें आईसीयू के अंदर जो पेशेंट्स पड़े रहते हैं, उनसे 1 लाख से भी ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट करे उन्होंने, और उसमें से 1747 टाइप्स के इन्फेक्शन के बैक्टीरिया पाए गए उनके अंदर। 1 लाख से ज़्यादा सैंपल्स लिए उन्होंने, उसमें 1747 टाइप के बैक्टीरिया पाए गए उसमें, और उसमें भी 2 बैक्टीरिया सबसे खतरनाक, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है। हम उसके बारे में बात करते हैं अभी पहले। उसमें एक है इकोलाई बैक्टीरिया, ECOLI, इकोलाई, उसको इकोलाई बोलते हैं, इकोलाई बैक्टीरियम। उस और दूसरा है क्लेप्सियला निमोनिया। जो दूसरा जो क्लेप्सियला निमोनिया का केस है, ये 2 बैक्टीरिया खतरनाक हैं, जिसके अंदर वो सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुके हैं, मतलब इतने पक्के जिद्दी हो चुके हैं कि उनके ऊपर दवा असर नहीं कर रही है। हम इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। 2017 के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया के 10 में से 8 पेशेंट के ऊपर दवा बिल्कुल भी असर नहीं करी। मैं एक्चुअली 2017 में इकोलाई बैक्टीरिया के जो पेशेंट थे, उसमें से 10 में से सिर्फ 8 के ऊपर एंटीबायोटिक्स असर करी, और 2022 के अंदर 10 में से सिर्फ 6 पेशेंट के ऊपर दवा असर करी, बाकी पे नहीं करी। मतलब 4 पे, पहले 2 पे नहीं करी, बाद में 4 पे नहीं करी, आउट ऑफ 10। तो अगर हम दूसरे बैक्टीरिया को देखते हैं, क्लेप्सिला न्यूमोनिया के ऊपर देखते हैं, तो 2017 के अंदर 6 पेशेंट जो थे, जो मरीज़ थे, 10 में से 6 पेशेंट के ऊपर दवा असर करी, और 2022 में 4 पेशेंट के ऊपर दवा असर करी 10 में से। तो लार्जली इस इनइफेक्टिव,
असर नहीं कर रही है लार्जली। और 40 से 70% जो टोटल जो रिपोर्ट है उसमें 40 से 70% तक लोगों के ऊपर दवा असर नहीं कर रही है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए मैं इसका वो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोगों को हेल्दी रहें वो, और उनको पता हो कि कहाँ गड़बड़ हो रही, तो कम से कम वो उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। मैं इसके बारे में बताता हूँ आगे कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो वाई मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव इन इंडिया। अब उसके पीछे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर्स को वो गलत प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जल्दीबाजी में दे देते हैं। और हर दूसरी चीज़ के जो छोटे मोटे कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, नकली डॉक्टर्स होते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स टाइप, वो आरएमपी वगैरह होते हैं, कहीं से कोर्स कर लिया है। कई सारे जो छोटी मोटी कॉलोनियाँ होती हैं, जो जिससे स्लम्स वगैरह होते हैं या कंजेस्टेड कॉलोनीज होती हैं, उनके अंदर ऐसे डॉक्टर आके बैठ जाते हैं, उनको कोई चेक भी नहीं करता है उनकी डिग्रीज हैं कि नहीं। और ऐसी दिल्ली जैसे शहरों में तो भरे पड़े हैं, ट्रस्ट मी। दिल्ली, बॉम्बे, इस तरह की जहाँ पे भी जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं या जितनी भी सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, ऐसी सब जगह ऐसे डॉक्टर्स कहीं पे ऐसी कंजेस्टेड कॉलोनीज़ के अंदर वो होते हैं। और वो उनको पता भी नहीं होता पूरी कौन सी दवा दी जाए, क्या दी जाए, ना उनको समझ होती है। वो उठा के धड़ाधड़ लिखते रहते हैं, और वो दवा धीरे धीरे करके पूरी कम्युनिटी बेस के ऊपर वो इनइफेक्टिव होती जा रही है, वो असर ही नहीं कर रही है लोगों के ऊपर। और उसके डिफरेंट रीजंस भी हैं, मैं अभी इसी की बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स पहले वो गलत प्रेस्क्राइब करते हैं। दूसरा, पेशेंट्स डोंट टेक कंप्लीट डोजेस, मतलब जो बताया जाता है कि आपने इतने से इतने दिन के लिए लेना, ये मैं बताता हूँ आगे कि कितने दिन तक लेनी चाहिए आपको। तो जनरली कितने से कितने दिन तक लेनी चाहिए, और लोग पेशेंट जनरली उसको फॉलो नहीं करते हैं। कोई दवा अगर 3 दिन लेनी है तो उसको 3 दिन लेना चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए। जनरली लोग छोड़ देते हैं, अरे मैं ठीक हो गया। कई दवा 5 दिन तक लेनी होती है, कई 7 दिन तक लेनी होती है, कई दवा तो कई एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं कुछ केसेस के अंदर जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर 4 से 6 हफ्ते तक भी ली जाती है। तो इतने, लेकिन कई लोग ठीक हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा से वो बैक्टीरिया दोबारा जंप मारता है और वो फिर बॉडी ख़राब कर देता है। वो फिर धीरे धीरे वो फिर दोबारा ले लेता है इंसान। कभी लेज़ी होते हैं, कभी ले ली, कभी नहीं ली, कभी छोड़ दी, ऐसे उससे बॉडी पूरी ख़राब हो जाती है। और वो असर करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, उस दवा को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है बॉडी हमारी। तो उससे वो अब असर नहीं करती है दवा, और बैक्टीरिया काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, वो काफ़ी जिद्दी हो जाते हैं, जिससे वो दवा भी नहीं असर करती। और वो कहते हैं यार अभी तो ली थी ये दवा, तो बैक्टीरिया भी पक्के होते हैं, अभी ली थी, अभी फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो मजबूत हो जाते हैं, फिर दवा लेते हैं। तो ऐसे करते करते वो रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाती है बैक्टीरिया की भी। तो अभी हम उसके बाद में बात करते हैं। पेशेंट टेक डॉक्टर की एडवाइस के बगैर पेशेंट्स दवा ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लोग सोचते हैं कि मैं तो पहले ठीक हुआ ही था कुछ दिन पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पिछले 6 महीने पहले लिए थे, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ठीक हो जाता। तो अपने आप को डॉक्टर ना समझे, लोग अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, और कुछ नॉलेज तो होते ही नहीं। ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स, हर कोई थोड़ी बंदा बन जाता है। जब डॉक्टर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी होती है, स्टडी करी होती है, उनको भी 100% श्योर नहीं होता किसी चीज़ का। इतने एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बार बार उनको देखना पड़ता है कि ये दवा असर नहीं कर रही तो दूसरी दवा देते हैं, कुछ दिन बाद फिर तीसरी दवा देते हैं। वो पर्टिकुलर कोर्स ख़त्म होने के बाद चेंज करते हैं। ऐसे नहीं करते कि 3 दिन बाद चलो जी पलटो, नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा कि 5 दिन तक लेनी है, उसके बाद आ जाना आप, ऐसे बोलते हैं ना। फिर आप 5 दिन बाद आएंगे, फिर वो देखेगा कि दूसरी दवा चेंज करता है वो, फिर कहता है 7 दिन बाद आना। तो वो पूरा कोर्स करके जाना। लेकिन वो लोग पेशेंट सोचते हैं यार मैंने तो खाई थी पहले भी, अब डॉक्टर के पास क्या करेंगे जाके, और वो उठा के दवा खरीद लेते हैं केमिस्ट से और उसको खा लेते हैं, और 3 दिन में वो दवा डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर करती है, तो लगता है कि मैं तो ठीक हो गया, और उसको बंद कर देते हैं। नो, दैट इज़ डेंजरस। वो बैक्टीरिया पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, बॉडी को आपकी डैमेज कर देता है अंदर से, आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, और आपकी बॉडी उस दवा से असर नहीं कर पाती है अगली बार। तो ये गलती नहीं करनी। डॉक्टर्स बोलते हैं उस प्रिस्क्राइब लिमिट तक ज़रूर खानी चाहिए दवा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, बिगर डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं लेनी चाहिए दवा। एंटीबायोटिक्स तो स्पेशली नहीं लेनी चाहिए। अब उसके बाद में देखा गया कि काफ़ी सारी स्टडीज़ के अंदर, जैसे खासकर इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, और चाइना के लिए भी बोलते हैं ये वाली बात, ये काफ़ी शॉकिंग बात मैं बोलने वाला हूँ, जो कि पेशेंट्स हम जनरली जो हम खाना खाते हैं, काफ़ी सारे लोग खाते हैं पोल्ट्री वगैरह, जो मुर्गा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया ना, और बाकी जैसे अभी ये सीरियस कंसर्न है कि जितने भी पोल्ट्री वगैरह होते हैं वो, और दूसरे पेट्स वगैरह होते हैं हमारे घरों के अंदर, जो जानवर वगैरह हम पालते हैं,
उनको भी वो एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है कि उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और उनके थ्रू जो हम खाना वगैरह खाते हैं जनरली, एग्स वगैरह, मीट वगैरह, मिल्क वगैरह, वो भी उसके थ्रू एंटीबायोटिक्स ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाती है। और उससे पहुंचने से अच्छा नहीं होता। आप सोच रहे हो कि ये तो मज़ा आ गया, हम ठीक रहेंगे, हम तो ऐसे नहीं, वो बॉडी में दवा हमेशा जाती रहेगी तो असर ही करना बंद हो जाएगी, उसके बाद ख़त्म। तो वो डेंजरस है, वो हमारे फूड के थ्रू भी, क्योंकि हम उनको मुर्गे वगैरह को, इनको जो भी एनिमल्स वगैरह, बकरी वगैरह, इनको भी पालतू जो हम खाने पीने में यूज़ करते हैं, इनका मीट वगैरह लोग यूज़ करते हैं, उनको भी वो पानी में घोल के दे देते हैं कि ये इन्फेक्शन से बच जाए। तो एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए उनको भी इस तरह से। उनके भी डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखा के फिर उनको देनी चाहिए, और कितने समय तक, वो भी ज़रूरी है। अब मैं और भी कई शॉकिंग चीज़ें बताऊंगा आपको जिसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक ओवरडोज पहुंच जाती है या लगातार लंबे समय तक पहुंचती रहती है, तो आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है, वो असर करना बंद हो जाती है दवाइयाँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरी, लैंसेट जर्नल जो है अमेरिका का, एक बहुत ही फेमस है लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। उसकी काफ़ी सारी रिपोर्ट बहुत कंट्रोवर्शियल होती हैं, और क्योंकि वो आउट ऑफ द वे और कुछ शॉकिंग होती हैं, जो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो, उसका नाम भी बहुत है, फेमस है उसका। कंट्रोवर्शियल समझ लो इस वजह से है, या फिर देयर अदर स्टडी रिपोर्ट्स आल्सो इन द वर्ल्ड, फेमस और भी जर्नल्स हैं, लेकिन हाँ, लैंसेट की बात बहुत करी जाती है। उन्होंने बोला है कि अपनी रिपोर्ट के अंदर, अभी रिसेंट रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना के अंदर एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, वो पानी में भी मिक्स हो चुके हैं। अब कैसे घुल गए हैं, वो कैसे पानी में पहुंच गए, ये तो सरकार को देखना चाहिए, या सरकार कौन गड़बड़ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार कर रही है गड़बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से सैंपल्स जो उठाए गए हैं उस स्टडी रिपोर्ट के ऊपर, जो यहाँ के उनके जो एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, या डॉक्टर्स या सीनियर साइंटिस्ट लोग जो जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, अलग अलग कंट्री के अंदर जाके कि वहाँ पर्टिकुलर कोई बीमारी फैलती है, क्यों फैल रही है, वो वहाँ के लोगों के अंदर क्लाइमेट में प्रॉब्लम है, उनके खाने पीने में प्रॉब्लम है, उनके उनके रखो रखाव में क्या दिक्कत आ रही है, वो आते हैं उन कंट्रीज़ में, जाते हैं साइंटिस्ट, रिसर्च करते हैं उन चीज़ों पे, और फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये चीज़ें ऐसा होता है। तो यहाँ पे पानी के अंदर भी, चाइना और इंडिया के अंदर पानी में भी एंटीबायोटिक्स पाए गए हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर लगातार वो चीज़ पहुँचती जा रही है, हद से ज़्यादा पहुँचती जा रही है, और उससे जो पानी का नल है उसके थ्रू, जो सब घरों में लगे ही होते हैं, तो वो उनके थ्रू एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में पहुंचती जाती है, ओवरडोज हो रही है, या फिर काफ़ी लंबे समय तक, जिसको लॉन्ग हॉल बोलते हैं, काफ़ी समय तक आपकी बॉडी के अंदर जाती रहती है, वो आपकी बॉडी का सत्यानाश कर चुकी है। ये भी एक रीज़न है उसके अंदर कि वो क्यों असर नहीं कर रही है। उसके बाद में ये बहुत सरप्राइज़ वाली बात है, मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी तरफ, ICMR वगैरह इसकी तरफ ध्यान दे। अगर ऐसी है गड़बड़ तो पानी के जो सैंपल्स लेके उसको आप देखें कि क्यों हो रहा है ऐसा, ज़बरदस्ती की बेगर किसी वजह के एंटीबायोटिक देना तो बहुत ख़तरनाक है। और इसके बारे में रिपोर्ट भी आई थी ICMR की, लेकिन वो कागजों में पड़ी हुई है, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की, WHO ने बोला, तो उनकी भी रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया के अंदर एंटीबायोटिक्स के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो भी असर नहीं कर रहे हैं। कुछ वेरिएंट्स हैं और वो मिला जुलू के दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं लोगों के ऊपर। जो सीरियस बीमार होते हैं लोग, हॉस्पिटलाइज होते हैं बहुत बुरी हालत में, ICU वगैरह में, उन पर दवाइयाँ असर नहीं करेगी तो मरेंगे ना लोग। तो बहुत लोग इस वजह से मरते हैं पूरी दुनिया के अंदर। WHO की रिपोर्ट्स में WHO ने वार्निंग दी थी, गाइडलाइंस जारी की थी कि सब लोग फॉलो करें उसको। ICMR ने भी पिछले दिनों गाइडलाइंस जारी करी थी जिसमें उन्होंने बताया था, और वो गाइडलाइन डॉक्टर्स के लिए थी स्पेशली, कि कैसे दवा दी जाए, एंटीबायोटिक कैसे दी जाए, राइट वे क्या है उसका, उसके बारे में हम जल्दी से बताते हैं आपको, और उसके बाद में मेजर पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। और ICMR की जो गाइडलाइंस थी डॉक्टर्स के लिए, उसके अंदर उसमें बताया गया था कि एंटीबायोटिक्स किसी भी नॉर्मल फीवर या रेडियोलॉजी रिपोर्ट जो आती हैं उसके बेस पे, या वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो उसके बेस पे ना दे, राइट। इससे पता लगता है कि आपकी बॉडी बीमार है। तो जनरली लोग ये इस पे कंक्लूड करते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर जल्दीबाजी के अंदर रहते हैं, उसमें बुखार है तो कोई इन्फेक्शन होगा, इसको फट से एंटीबायोटिक्स दे दो। वो अच्छे डॉक्टर नहीं देंगे कभी भी, लेकिन बहुत सारे, मैंने बताया कि हमारा सिस्टम, सोशल सिस्टम ऐसा है पूरे देश के अंदर, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है जिन राज्यों के अंदर, और वहाँ पे कोई सरकारी तौर पे कोई कंट्रोल नहीं है। और झोला छाप डॉक्टर्स जगह जगह बैठे होते हैं, पूरी से उनको सही से पढ़ाई भी नहीं करी होती उन्होंने, और वो अपना धंधा चलाते हैं। मैं दिल्ली जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ, राजधानी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सैकड़ों दिखा दूंगा ऐसे
आप मेरे साथ चलिए, मैं कितनी कॉलोनियाँ दिखाऊंगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं, ऐसे केमिस्ट बैठे हैं, कोई उनके पास लाइसेंस तक भी नहीं है और वो खूब दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब चला रहे हैं अपना काम, और कोई उनको पकड़ता नहीं है। अब कहाँ पे गड़बड़ है आप जानते हैं। फिर मैं बोलूँगा करप्शन है, तो आप कहेंगे फिर करप्शन पे आ गया आप। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो इसके बाद में जो जनरली डॉक्टर्स एक नॉर्मल फीवर पे या रेडियोलॉजी जो रिपोर्ट होती है, या फिर वाइट ब्लड सेल्स के काउंट्स होते हैं, जो उनके बेसिस के ऊपर जल्दीबाजी में दे देते हैं एंटीबायोटिक्स, वो डेंजरस है। आईसीएमआर कहती है ऐसा ना करें। आप कल्चर रिपोर्ट भी मंगवाएं, कल्चर रिपोर्ट भी देखें, उसके बाद में डिसाइड करें कि इन्फेक्शन है या नहीं है, या फिर एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं उस पर कि क्यों नहीं देनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। डोंट गिव एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ लाइट फीवर हो, या वायरल ब्रोंकाइटिस हो, थ्रू जो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होता है, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, या स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन की स्वेलिंग वगैरह हो गई, उस पर भी आँख बंद करके एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। लोग तो फट से ले लेते हैं, नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, फट से ले लो। जो हल्का सा जुकाम हुआ, केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट भी ऐसे ही होता है नकली, और वो फट से दे देता है और आप ले लेते हो, 2 गोली ले ली, ठीक हो गया, मस्त, चलो जी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बॉडी धीरे धीरे ख़त्म और ख़राब हो जाती है। और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है, कभी ना हो भगवान की आपको ज़रूरत पड़े कि आप आईसीयू में पहुँचे, वहाँ पे जाके पता लगे कि दवा बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, हेल्पलेस एंड पीपल डाई, फिनिश, द गेम इज़ ओवर। सो आप ना करें ऐसा कभी भी। और फिर इसके ऊपर हम बाद में बात, और इसके अलावा फिर हम अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स किसको देनी चाहिए। हु शुड बी गिवन एंटीबायोटिक्स। जो सीरियस पेशेंट्स हो, ये डॉक्टर्स के लिए एडवाइस है आईसीएमआर की, जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हो, आईसीयू के अंदर हो, उनको देनी चाहिए, या उन लोगों को देनी चाहिए, सॉरी कुछ पता नहीं, कुछ सांप था या क्या था, कुछ बड़े स्पीड से वॉर्म टाइप का ज़मीन के ऊपर भाग रहा था, तो मैंने उसको लाश से बाहर करा है, अंदर घुस गया था मेरे कमरे में। 1 सेकंड के लिए पॉज करूँगा, ये मेरे बिस्तर पे ना चढ़ जाए, 1 मिनट पॉज करूँगा मैं। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली वो कुछ आ गया था, छोटा सा क्या बोलते हैं वो, वॉर्म्स टाइप का जो फ्लोर पे था। हाँ, तो सॉरी उसके लिए। तो किन पेशेंट को देनी चाहिए एंटीबायोटिक्स, उसमें या तो बहुत सीरियस पेशेंट्स हो, आईसीयू वगैरह के अंदर बहुत सीरियस कंडीशन हो, उनको देना चाहिए, या फिर फीवर विद लेस वाइट ब्लड सेल्स, जो फीवर भी हो और वाइट सेल्स भी बहुत कमज़ोर हों, बहुत कम हो, उनके जो काउंट्स होते हैं वाइट सेल्स के, उनकी बॉडी में बहुत कम हो, तो वो सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं ऐसे पेशेंट, उनको देनी चाहिए। ये आईसीएमआर के गाइडलाइंस हैं। या फिर ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए जो जिनको ऐसे पेशेंट, या फिर ऐसे पेशेंट को देनी चाहिए जिनको निमोनिया हो गया है और इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है। निमोनिया जो निमोनिया जो हुआ है उसको इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, वो दूसरे तरीके से भी होता है, तो वो इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है, तो उनको दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन को किल करने के लिए। उसके अलावा जो सीरियस सेप्सिस हैं, उन केसेस में दे सकते हो। इंटरनल टिश्यू डैमेज हो गया है, उस केसेस में दे सकते हो। नेक्रोसिस वगैरह जो होती है, जिसको कहा जाता है, उस केसेस में दे सकते हो। या फिर आप या फिर जो दूसरी इसी तरह की कोई बहुत सीरियस बीमारी हो जिसके अंदर हालत ख़राब हो बंदे की, तभी देनी चाहिए। वरना एक छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, या कोई हल्का सा फीवर हो गया, जुकाम हो गया, किसी भी चीज़ में उठा के एंटीबायोटिक ले ली, ऐसा ना करें आप भी। और डॉक्टर्स के लिए तो मना करा है उन्होंने, आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि उनके गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल्स को क्लीन रखा जाए, जिससे कि बैक्टीरिया, डेंजरस बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप ना हो। बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए हॉस्पिटल्स को भी। ये भी गाइडलाइंस है उनके लिए कि ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल से ही बंदा बीमारी लेके आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में कई बार लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ से बहुत खतरनाक बीमारी लेके अपने साथ आ जाते हैं, और वो पता नहीं होता, और धीरे धीरे वो बंदे को लिटा देती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी के ऊपर, कि कितने दिन तक लेना चाहिए कोर्स, राइट। इसके बारे में जल्दी से हम बात करते हैं। तो पहला, कोई निमोनिया वगैरह हो जाता है, अगर वो निमोनिया वगैरह केस कम्युनिटी से हुआ है,
हमारे जहाँ पे रहते हैं लोग, कहीं पे हम जहाँ पे रहते हैं कम्युनिटी होती है, वो उसकी वजह से हुआ है तो 5 दिन लेनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। अगर वो हॉस्पिटल में हुआ निमोनिया आपको तो 8 दिन लेनी चाहिए। अगर स्किन या टिश्यू इन्फेक्शन है तो 5 दिन लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन थ्रू कैथेटर तो 7 दिन लेनी चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है या बीमारी बिगड़ने का खतरा अगर कम हो, ज़्यादा बिगड़ने का हालत ना हो, कॉम्प्लिकेशन हो लेकिन ज़्यादा बीमारी बिगड़ने का खतरा ना हो, तो 2 हफ्ते तक लेना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन बीमारी ज़्यादा बिगड़ने का खतरा नहीं है तो 2 हफ्ते तक लेनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से मत खा लेना ये। तो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, मोर कॉम्प्लिकेशन की स्थिति में 4 से 6 हफ्ते तक एंटीबायोटिक्स खाई जाती हैं। उसके अलावा स्टमक इन्फेक्शन होता है तो उसमें 4 से 7 दिन तक खाई जाती हैं। अब इसके बारे में हम अब बात करेंगे कि अमेरिका और यूरोप के अंदर जब भी कोई दवाई दी जाती है, स्पेशली एंटीबायोटिक दी जाती है, तो वो पूरी नज़र रखते हैं उसके ऊपर, पूरी निगरानी रखते हैं कि कितनी बार खाई जा रही है एंटीबायोटिक्स और हाउ मेनी टाइम्स एंटीबायोटिक्स आर प्रेस्क्राइब्ड, उसको कितनी बार दी जा रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कितनी बार, एक बार खा चुके हैं पहले, दोबारा भी खाए हैं आप, कुछ समय बाद फिर दोबारा आपने बीमार हुए फिर लिए, वो सब चीज़ पे नज़र रखते हैं। हर पेशेंट के हिसाब से पूरी डाटा निकालते हैं वो कि किस पेशेंट ने, पर्टिकुलर पेशेंट ने इस 6 महीने पहले खाई थी, अब ये दोबारा इसको सेम दवा दे रहे हैं, एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है तो उन्होंने चेंज करा, अब ये भी असर नहीं कर रही है तो फिर चेंज करा डॉक्टर ने। तो ये उस पर नज़र रखते हैं वो कि इस पर ऐसा काइंड ऑफ रिसर्च डाटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काम आता है बाद में उन बीमारियों को हैंडल करने का। और यही नहीं देखते कि कितनी बार उसको दवा दी गई, ये भी देखते हैं कि क्यों दी गई, रीज़न क्या है। एक दवा असर नहीं कर रही है तो दूसरी दवा क्यों दी जा रही है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो वो उस पर पूरा डाटा रखते हैं। हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं, सब धक्कम पे लिए कहीं से भी दवा खरीद लो, लेट जाओ, बीमार हो जाओ। एक तो बुरी हालत के अंदर लोग वैसे ही होते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आज की हालत में बहुत बुरी हालत है लोगों की। चलिए मैं डाटा के ऊपर ही आता हूँ। उसके बाद में 2017 के अंदर एक पॉलिसी बनी थी इंडिया के अंदर कि विदाउट कोई रीज़न, बेवजह एंटीबायोटिक्स नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक को बिगर किसी रीज़न के नहीं दी जानी चाहिए। इसके ऊपर पॉलिसी बनी थी लेकिन वो अभी सिर्फ पेपर्स में पड़ी हुई है। उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है कोई नहीं जानता, ये इलेक्शनबाजी है या क्या है, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट इशू। आप सब समझदार हैं कि 2017 में पॉलिसी बनी थी कि एंटीबायोटिक्स कैसे दी जानी चाहिए, कैसे नहीं दी जानी चाहिए, बेवजह नहीं दी जानी चाहिए, क्या रीज़न होता है। इसके ऊपर आईसीएमआर ने भी कहा था, एक गाइडलाइंस लाई थी, पेपर्स पे एक पॉलिसी बनी थी कि इसके बारे में जिक्र हुआ था, न्यूज़ में आई थी, लेकिन अभी पेपर्स पे ही पड़ी हुई है। वो इम्प्लीमेंट हुई है नहीं हुई है मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, आप समझदार हैं। तो WHO ने टाइम टू टाइम ये बताया है कि ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है पूरी दुनिया की, कि तमाम दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। अब उसके ऊपर हम जाते हैं दूसरी बातों के ऊपर कि वो क्यों दवाइयाँ असर नहीं करती। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अब तक तो मैं वो बताया हूँ जो स्टडी रिपोर्ट्स में आता है, और ये सरकार क्या कहती है और दवाइयाँ कितने दिन तक लेनी चाहिए, नॉर्मल प्रोसीजरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा जो अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक ये भी एक रीज़न होता है, वन ऑफ द रीजन्स है ये भी, कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज़ डेटोरेटिंग। जो दवाइयों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया से घटिया होती जा रही है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसके ऊपर अभी, लेकिन कोशिश करूंगा कि ब्रीफ में ही बताऊं मैं आपको। अब जो दवाइयाँ आती हैं ये बहुत शॉकिंग है कि अब आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, आप सभी जितने भी केमिस्ट हैं ना पूरे इंडिया के अंदर, आप उनसे सैंपल्स उठा लीजिए। हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं ऑफिसर्स मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिसिन उठाएंगे वहाँ से, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं, कि ज़्यादातर 80 से 90% मेडिसिन नकली आ रही हैं, बिल्कुल नकली। हाँ मैं डेफिनेटली ये सच बता रहा हूँ, और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसको दबा दिया जाता है डिफरेंट रीजन्स की वजह से, बिजनेस की वजह से, या पॉलिटिकल गेम होती है, या क्या होता है, करप्शन है। ये आप सब समझदार हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं तो, मेरे को तो गुस्सा आता है फिर। ये
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया कि दवाइयाँ नकली आती है 80 से 90%। मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, मेरी बात पे विश्वास मत करो। आप सभी केमिस्ट से पूरे इंडिया से आप सैंपल्स, किसी न्यूट्रल बॉडी से सैंपल्स उठा लीजिए, मैं आई कैन गारंटी कि 90% से भी ज़्यादा दवाइयाँ नकली होंगी। और कैसे होंगी नकली? वो कहेंगे असली है, सारी कंपनी कहेगी असली है, और मैं कह रहा हूँ नकली है। वो क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉल्ट की प्रॉब्लम होती है कि कितना परसेंट ऑफ एक पर्टिकुलर सॉल्ट जो हम दवा बनाते हैं वो असर करता है। जब हम ट्रायल लेते हैं, ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल वगैरह होता है कि वो दवा बनती है कि उसमें कितना परसेंट सॉल्ट कि इस दवा को इतने दिन में ठीक कर सकता है, उस हिसाब से दवा बनती है, राइट। कि उसमें एक पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो कितनी क्वांटिटी में डाली जाए और वो इतने दिन तक ली जाए तो वो बीमारी किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर सकती है, मतलब उस वायरस को या बैक्टीरिया को मार सकती है और बंदा ठीक हो सकता है। इसी हिसाब से दवाइयाँ बनती है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे जनरली कोई पर्टिकुलर सॉल्ट महंगा होता है बहुत, तो ये बहुत शॉकिंग है, लेकिन ऐसा हमारी तमाम दवाइयों के अंदर करा जा रहा है। आप सारे सैंपल उठा लीजिए पूरे इंडिया का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप सभी दवाइयों के अंदर जो पर्टिकुलर सॉल्ट, मान लो कि अगर वो 25% है कोई सॉल्ट है, वो महंगा आ रहा है, तो उसकी 5% क्वांटिटी डाल दी जाती है, सिर्फ 10% डाल दी जाती है उसमें, क्वांटिटी उसकी कम कर दी जाती है जिससे कि ज़्यादा दवाइयाँ बना सके और वो ज़्यादा पैसे कमा सके। कोई महंगा सॉल्ट है उसमें बाकी मिक्स भी करना पड़ता है, बेस वेस ये सब चीज़ें, तो जैसे दवा बनती है और वो कोई भी मेडिसिन वगैरह बनती है तो उसमें मिक्स कर देते हैं। वो उसकी पर्टिकुलर जो महंगी चीज़ होती है, महंगा सॉल्ट होता है, उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं और इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मिक्सिंग करके और कुछ और चीज़ बना के दे देते हैं। और उसमें ये होता है कि जब आपको दवा पहले जुकाम की दी जाती थी, आप 3 दिन में ठीक हो जाते थे, 4 दिन में ठीक हो जाते थे, उसी एंटीबायोटिक्स को अब आपको बोला जा रहा है कि आप 7 दिन तक खाइए, और फिर भी नहीं ठीक हो रहे तो फिर बदलता है डॉक्टर, फिर कहता है ये वाली अब 7 दिन तक और खाइए, फिर भी नहीं ठीक हो रहे, आप फिर कहता है दूसरी दवा खा लीजिए, है ना, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। वो सोचता रहता बेचारा डॉक्टर कि यार ये बीमारी नहीं, ये होगी, इसको दूसरी दवा दे दो। वो कहता है ये नहीं तो ये होगी, दूसरी दवा दे के देख लो। फिर वो भी सरप्राइज़ करता कि ठीक क्यों नहीं हो रहे, लेकिन उसको सच्चाई पता है, डॉक्टर को, तमाम डॉक्टर्स को मालूम है ये बात, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम करप्ट है। दिस इज शॉकिंग एंड दिस इज द ट्रुथ। नकली दवाइयाँ खा रहे हैं आप, 90% दवाइयाँ नकली हैं। आप जुकाम भी नहीं ठीक होता है, कोई बीमारी बार बार दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, एक छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो कितने लंबे समय में जाके ठीक होती है। फिर ये सारे रिसर्च करते हैं और बोलते हैं शरीर खराब हो गया आपका, आप ज़बरदस्ती दवा ले रहे हैं डॉक्टर से जाके, आप केमिस्ट से ले रहे हैं। मैं मानता हूँ वो भी इश्यूज़ हैं, वो महंगाई की वजह से है या जो भी इशू है, बेचारा जाता है यार मैं तो केमिस्ट से ले लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। वो इतनी लंबी, डॉक्टरों को पैसे दो, इतना समय लगेगा, वहाँ खड़े हो जाओ, फिर दवा फिर भी असर नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेन रीज़न करप्शन ही है इसके पीछे, कि दवा असर ही नहीं कर रही है। और ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, गुजरात की हैं, जो भी फार्मा कंपनीज़ हैं ना टॉप लेवल की, वो सब वहाँ की हैं। और वहाँ पे क्या होता है आप सब जानते हो, गुजराती क्या कहानी है क्या नहीं है, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। तो मैं ये इस वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि जो फेक मेडिसिन है, डुप्लीकेट मेडिसिन है, कॉपी करते हैं। कि कोई ब्रांड होता है बड़ा, जैसे कोई भी बड़ा ब्रांड है, कोई भी बड़ी कंपनी है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है दवा बेचने का, उसकी कॉपी करी जाती है, उसको बोलते हैं पासिंग ऑफ। क्योंकि मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी वो किया हुआ है कोर्स, तो वो मैंने बाद में किया, LLM करने के बाद किया था, वो मैंने स्पेशलाइजेशन किया था IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो उसमें क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा मेडिसिन को डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको कहते हैं पासिंग ऑफ। लाइक एग्जैक्टली सेम आपको वही ब्रांड लिखा मिलेगा, वही लाइसेंस नंबर लिखा मिलेगा दवा के ऊपर, सब कुछ वो का वही लिखा मिलेगा, डुप्लीकेट A to Z सब कुछ वो कि बंदा उसको पहचान ही नहीं सकता। बेचारा आम आदमी तो पहचान नहीं सकता, आम पेशेंट कोई भी जनता तो नहीं पहचान सकती, क्योंकि डुप्लीकेट। और ये मैं सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, आपको हर चीज़ डुप्लीकेट मिलेगी। आप जिलेट के ब्लेड खरीद के ले जाओ, 2 तरह के ब्लेड मिल जाएंगे उसी मार्केट के अंदर आपको, अलग अलग डिज़ाइन के, आप बोलो कौन सा सही कौन सा गलत। टॉप ब्रांड्स के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, इसके ऊपर मैं कभी दोबारा भी वीडियो बना दूंगा आपको, कि पासिंग ऑफ करके सेम फेक चीज़ आपके सामने रखी जाता है। पैसे भी ज़्यादा दे रहे हो, महंगाई के हिसाब से कई गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हो, और उसकी क्वालिटी आपको नकली दी जा रही है। कि जो अगर फॉर कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड है, वो चीज़ अगर आपको आज 50 की जगह 200 रुपये की दी जा रही है,
लेकिन वो क्वालिटी आपको 10 रुपये की दी जा रही है, घटिया क्वालिटी दी जा रही है। वो ब्लेड भी 3 दिन में ख़राब हो गए, फेंक दो आप, बिल्कुल बेकार क्वालिटी नहीं चल रही है। पहले 8-10 दिन तक भी चल जाती, तो क्वालिटी भी ख़राब, नकली प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। मैं एक ही प्रोडक्ट, एक ही कंपनी का नाम नहीं ले रहा, तमाम प्रोडक्ट्स। अभी पिछले दिनों मैगी का भी केस आया था, आपको पता है, मैगी भी नकली थी, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स पाए गए थे। तमाम फूड प्रोडक्ट्स में भी ये हाल है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि करप्शन। ऑफिसर जाके चेक ही नहीं करते उनको, और ना देखते हैं, अगर पकड़ भी लेते हैं तो सेटिंग कर लेते हैं, ला अभी कितने देगा, इतने दे दे, और अपने धड़ल्ले से चलाता रहे अपना काम। तो इतने सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं, आप पहचान भी नहीं सकते, वो क्वालिटी में गड़बड़ कर देते हैं। अब ओरिजिनल मेडिसिन कौन सी है और फेक मेडिसिन है, तो उसमें नकली सॉल्ट होगा, कम सॉल्ट होगा, वो आपको इफेक्टिव होगी नहीं, आपको असर करेगा भी नहीं, आप छी करते रहोगे। 20 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, है ना, पहले 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे, तो अब बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो इसमें दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड कि फेक मेडिसिन, डुप्लीकेट मेडिसिन आ रही हैं, उसको पासिंग ऑफ करा जाता है, सरकार की तरफ से खाली बैठे रहते हैं। मुझे लगता नहीं, वो तो सिर्फ रैलियां करते हैं लोग, और चैनल, यूट्यूब चैनल खोले जा रहे हैं। कोई बंदे मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं, कोई मैं क्या बोलूँ, मोदी, राहुल, सब ये तमाम लोग किस चीज़ में जुटे हुए हैं? आपको लगता है कि तमाम जो देश के नेता हैं वो क्या सेवा करने के लिए, देश की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए इतनी ड्रामेबाजी करनी पड़ रही है इनको? नहीं, सेवा करने के लिए कोई भी नहीं करेगा इतना सब कुछ। एक दूसरे को गालियां बकते हैं, खून कच्चर हो जाते हैं पार्टियों के इलेक्शन में, कितने लोग मरते हैं तमाम राज्यों के अंदर, इस हद तक गिर जाते हैं ये पार्टीज। सेवा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं लोग, ये तो लूटने के लिए कर रहे हैं, देश को लूटते हैं दबा के। आपको पता भी नहीं सारा जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है और कहाँ आता है। बड़े बड़े, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी खाईवाड़ी। चलिए हम दूसरे इशू के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर अभी जो फेक मेडिसिन की बात, जहाँ तक बात करके मैं कंक्लूड करता हूँ इसको, कि अफ्रीका और हमारा जो प्रोडक्ट्स है ना, हमारी दवाइयाँ चाइना की अपेक्षा अच्छी समझी जाती हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना इज़ मोर ट्रस्टवर्दी एंड अच्छी होती है, रिलायबल है, इंडिया का नाम है। अब इसमें गोलमाल क्या होता है हमारी, लेकिन जो दवाइयाँ जो लैटिन अमेरिका और गरीब कंट्रीज़ के अंदर, जितने भी गरीब कंट्रीज़ है, ग्लोबल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं। अब उनको जो दवाइयाँ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार और प्रॉफिट कमाने के लिए, ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को पता है इस बारे के अंदर, चाइना से दवाइयाँ खरीदी जाती हैं बिगर लेवल के, उसको इंडिया में ला के मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाते हैं और वहाँ भेज देते हैं। कई लोग करते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा। और आपको पता होगा रिसेंटली, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा पर्टिकुलर कंपनी का भी, रिसेंटली अभी कोई दवा थी, खांसी की दवा, और उसमें अफ्रीका के अंदर कई लोग मर गए थे उस दवा से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हमारे यहाँ तो ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या हुई है, कुछ लोग मर गए थे। और ऐसा लैटिन अमेरिका में भी हुआ है शायद, और अफ्रीका की किसी कंट्री में भी हुआ है, और 1-2 जगह ऐसा हुआ है। और पर्टिकुलर दवा को उसके बाद में बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसी दवा कहाँ से आई? इंडिया में बनी, तो यहाँ तो पूरा गवर्नमेंट कहती है कि हम पूरा चेक करते हैं हर चीज़, तो फिर ऐसी दवाइयाँ कहाँ से बन के आ रही हैं? ये झोल ऐसा भी नहीं कि ये इतना इंटरनेशनल लेवल पे गड़बड़ है कि वो कई बार तो डायरेक्ट शिपमेंट आती है चाइना से, और किसी न्यूट्रल पोर्ट पे जाती हैं, और वहीं से वो पोर्ट से एंटर भी नहीं करती है। मैं आपको ऐसा राज बता रहा हूँ जो आपको लगेगा सरप्राइज, लेकिन चाइना से माल आया किसी पोर्ट के ऊपर, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन मैं किसी पोर्ट का नाम नहीं ले रहा, उन पोर्ट पे पहुँचती है, और वहीं से जहाज़ पे ही लोडेड रहता है माल, इनवॉइस चेंज होती है, पेपर चेंज होते हैं, और वहीं से आगे भेज के दूसरी कंट्री में भेज देते हैं। वो कौन मरे कौन कटे, आपको क्या फ़र्क पड़ा, नोट कमाने से मतलब। तो ऐसी थिंकिंग किस राज्य के लोगों की आपको पता है कि लोग मरे कटे कोई बात नहीं, भारत माता की जय। तो वो दवाइयाँ गई वहाँ पे, कुछ मर गए, वो दवाइयाँ वापस ली गई, बैन लगाया गया उनसे, ऐसा पहले भी हुआ है। तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेक करना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोगों जिनको लाइसेंस मिला हुआ दवाइयाँ बेचने का, बाहर एक्सपोर्ट करने का, वो कोई भी चाइना या किसी ऐसी कंट्री से ना खरीदे। वो तो कूड़ा भी डाल के बना के दे देंगे चाइना वाले। उनको आप बोलो रेट आपके, क्वान्टिटी उनकी, आप बोलोगे मुझे 1 रुपये में चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है 10,000 पीस ले लेना। वो रेट आपके होंगे, कुछ भी रेट बोल दो, वो दवा या कोई भी क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट आपको दे देगा बना के। वो कहेगा ठीक है क्वांटिटी हमारे हिसाब से लेनी पड़ेगी, 1 लाख पीस लेने पड़ेंगे, तो वो रेट पीट देगा। था वो आपको कोई लेना देना ही, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट यू। वो नोट कमाने से मतलब है। फिर जो ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं इंडिया में भी कि सिर्फ नोट के पीछे देखते हैं, अनएथिकल लोग हैं जो, वो करते हैं ऐसे काम।
मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा इस बारे में, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। हमारे देश की भी बदनामी हो रही है, उससे उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब लास्ट के अंदर मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन, वेदर दिस कोरोना वैक्सीन इज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। कितने सारे लोग हमारे देश के, कितने सारे लोग मर रहे हैं। आपको पता होगा कितने सारे स्टार चलते चलते परफॉर्म करते करते ही लुढ़क जाते हैं, स्टेज पे ही मर गए। अब ये तो बड़े स्टार, बड़े सेलिब्रिटी जो हमें पता लग गए। आप सोचिए कि जनता, बेचारे कॉमन मैन, द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री, किसी किसी कोने में कोई बेचारा कहाँ पे है, किसी राज्य में कोई कहाँ है, जा रहा है रास्ते में ही मर गया, ख़त्म कहानी। बहुत मर रहे हैं। ICMR का पिछली बार रिपोर्ट आई थी, कुछ रिपोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था कि हम वी आर कंसर्न अबाउट इट एंड वी आर ट्राइंग टू डू रिसर्च ऑन दिस, कि कहीं वैक्सीन का असर तो नहीं है। अब जब 2020 के बाद में ऐसे केसेस की संख्या बढ़ रही है ना, कोरोना के बाद में, और फिर 21 के बाद में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद में अगर ये असर ज़्यादा हो रहा है और जो कि डाटा में आ रहा है कि इतनी ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो डेफिनेटली समवेयर समथिंग इज़ देयर। तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि क्या वैक्सीन का इम्पैक्ट है कि लोगों की बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजन्स। मैं आपको सभी एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम रीजन्स हो सकते हैं इससे, लेकिन डेफिनेटली अगर ह्यूमन बॉडी अगर मान लो कोरोना की वजह से भी प्रभावित है, तो भी, ये मैं अभी का डाटा नहीं बोल रहा, कोरोना के पहले भी ऐसा हो रहा था, पिछले लास्ट 10-12 ईयर्स के डाटा बता रहा हूँ कि ये ऐसा गड़बड़ लगातार होती जा रही है और बढ़ती जा रही है ये चीज़। तो कोरोना के बाद तो और ज़्यादा हो गई है कि बॉडी भी हमारी ख़राब हो चुकी है लोगों की, और उसमें दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है, कुछ खाना पीना भी असर नहीं कर रहा है। लोगों की बहुत बुरी कंडीशन है, ट्रस्ट मी। लोगों से मैं जैसे मिलता हूँ ना, वो दे आर डेटरेटिंग एक्चुअली। वो पहले उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन कोरोना के वैक्सीनेट होने के बाद भी उनकी बॉडी ख़राब हुई है बहुत बुरी तरह से। वो अमीर तो नहीं है लोग, इन पॉलिटिशियन की जगह कहीं पे भी कुछ भी कर लें, कैसे भी। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, ना ढंग का खाना मिलता लोगों को, ना बेचारे कुछ कर पा रहे, तो हालत बिगड़ती जा रही है उनकी। तो ये टोटलिटी के अंदर था, और अभी कोई पॉइंट रह गया तो आई जस्ट कंक्लूड दिस एंड दैट्स इट। तो मैं अभी इसी के ऊपर कंक्लूड करना चाहूँगा इसको, कि देयर प्लेंटी ऑफ रीजन्स हैं इसके पीछे, और आप देख सकते हैं कि क्यों मेडिसिन जो लार्जली, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीबायोटिक्स, व्हाई दे आर नॉट इफेक्टिव, पहले की तरह इफेक्टिव क्यों नहीं है, इसी के ऊपर मैंने बनाया है। और ये बता रहा हूँ कि उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। आप अच्छा खाना खाइए, लेकिन आप बोलेंगे कि महंगाई इतनी हो रही है, कहाँ से खाएंगे अच्छा खाना, राइट। हर चीज़ महंगी होती है। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अपने को हेल्दी रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करिए। वो तो फ्री में कर सकते हैं आप, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तमाम मेडिसिन का तोड़ है ये, तमाम मेडिसिन का तोड़ है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, कीप द रूटीन, पक्का डेली करनी है। खाना खाना है, नहाना है, तो ये भी करना है, राइट। हो सके तो डेली नहाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग, पानी नहीं है, काफ़ी राज्यों के अंदर पानी की भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं जानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन कोशिश करो कि आपको डेली एक बार तो नहा ही लो, 2 बार नहाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए नॉट ओनली कि साफ़ रहेंगे, यस क्लीनलीनेस भी है, लेकिन हमारी सेल्स जो होती हैं, हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं, वो भी रिजुवनेट होती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, चार्ज हो जाती हैं और रिजुवनेट होती हैं और भी बनती हैं। और मतलब एक ग्रोथ जो होती है ना ह्यूमन बॉडी की, वो सही होती है। वाटर ज़रूरी चाहिए हमारी बॉडी में, करीब 75% के करीब पानी ही होता है, वो ज़रूरी चाहिए उसको डोज। पानी भी पूरा पीजिए आप, कम से कम 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। एक्सरसाइज डेली कीजिए। आपको कोई महंगा फूड लग रहा है, उसके लिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ। कभी भी ऐसा फूड, एक तो जो कंटेनर में पैक फूड होता है प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो कोई भी मत खाओ। प्रिजर्वेटिव का कोई भी फूड होता है, उस पर लिखा होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, छोड़ दो, मत खाओ उस फूड को बिल्कुल भी। दूसरा, कोई भी आप सीजनल सब्जी खाओ, सीजनल फ्रूट खाओ। वो क्या होगा कि एक तो उसकी ग्रोथ उस सीजन में ज़्यादा होती है, तो उसके रेट कम मिलेंगे, आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन भगवान ने ना हर सीजन में जो बीमारियां होती हैं उसको बचाव के लिए सब्जियां और फ्रूट बनाए होते हैं, और वो उस सीज़न में सबसे सस्ते भी होते हैं। आपको महंगाई से भी बचोगे आप वो चीज़ मत खाओ जो या तो स्टोर में पड़ी थी इतने दिन से, सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट भी होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे होते हैं, बेकार होते हैं, बाहर से मंगाए जाते हैं, वो लाते लाते ख़राब हो जाते हैं, या फिर उनमें केमिकल से प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उन पर इतना केमिकल डालते हैं, तो वो सब कुछ बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में। इसीलिए कैंसर भी बढ़ता जा रहा है लोगों की बॉडी में, इतनी सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, हमारी बॉडी ख़राब होती जा रही है। तो इसके लिए उससे बचने का रास्ता है, सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल वेजिटेबल खाओ, डेली एक्सरसाइज करो, पानी कम से कम 5 लीटर ज़रूर पियो, और एक्सरसाइज करते रहोगे ना, मैं ट्रस्ट में, आप बाकी कोई भी बीमारी लगेगी नहीं आपको,
कोई बीमारी नहीं लगेगी, यू विल रिमेन हेल्दी। दवा खाने की, नकली दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर से मिलो, नहीं मिल सकते तो भैया मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ। तो एक ऐप आती है शायद पैक्ट्रो या कुछ इस तरह की, उसमें बहुत सारी डॉक्टर्स की लिस्ट होती है आपके एरिया के अंदर। जैसे ज़रूरी है कोई बंदा हज़ार रुपये मांग रहा है तो उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी लिस्ट देखो, उसमें कैटेगरी ऐसी और भी ऐप्स आ चुकी हैं मेरे ख्याल से अब, कि उसमें कैटेगरीज होते हैं कि जुकाम के लिए या इस बीमारी के लिए, पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए कौन कौन से डॉक्टर आपके एरिया में हैं। आपको लोकेशन पूछेंगे आपसे और आपके एरिया के तमाम डॉक्टर बता देंगे कौन सा बंदा 200 रुपये ले रहा है, कौन सा 500 ले रहा है, कौन सा 1000 ले रहा है। आप उनके पास चूज़ कर सकते हैं किसके पास जाना चाहेंगे। उसके अलावा जो अपोलो है, जो अच्छा हॉस्पिटल कहते हैं, 5 स्टार होटल है, लेकिन मैं तो खैर नहीं बोल रहा हूँ कि दे आर अच्छा और बुरा, लेकिन यह है कि उनकी भी एक सर्विस है कि आप ऑनलाइन अगर प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं उनसे भी, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं जस्ट ट्राइंग टू हेल्प माय पीपल, मेरे देश के लोग, कि वो सोचते हैं कि अपोलो वाले अच्छे हॉस्पिटल होते हैं। तो मैं पहले ही बोल दिया वो 5 स्टार होटल है, तो आप वहाँ पे भर्ती तो होने की मत सोचना, काट देंगे आपको बुरी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल सारे के सारे। तो सिर्फ और मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखना, अपनी सारी मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े मुसीबत में, आपको कोई दिक्कत आती है तो वो मेडिकल उनसे इंश्योरेंस से ही पैसे काट ले, मेडिकल क्लेम से पैसे काट ले और आपकी जेब से पैसे ना लगे और आप बुरी हालत में ना फंसो, ये चीज़। दूसरा, अपोलो की तरफ से एक ऐप आती है, उसमें आप ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं वहाँ के बेहतरीन से बेहतरीन। और अब तो मेरे मेदांता ने भी बना लिया, और ऐसे बड़े बड़े जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनमें बड़े रिनोन एक्सपर्ट्स होते हैं वो, क्योंकि अपने ब्रांड को चलाते हैं, उस होटल को चला रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर को एक जगह रखते हैं, नामी डॉक्टर्स को, और वो 500 रुपये में सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन देते हैं आपके सामने। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनको, उनके ऐप पे जाके अपॉइंटमेंट लेके, और उनको आप वो आपको टाइम बताएंगे, उस वक्त आप ऑनलाइन जाएंगे, वो आपको सिर्फ 500 रुपये में बता देंगे, चाहे आप कहीं भी देश के अंदर बैठे हो। है ना इंटरेस्टिंग? तो वो बहुत बड़े बड़े जैसे कई हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कई बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल, जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, वो रखते हैं अपने पास। तो उनकी आप एडवाइस ले सकते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स की एडवाइस ले सिर्फ 500 रुपये में। अभी उन्होंने रिसेंट बढ़ा दिया हो तो मुझे पता नहीं, कुछ महीने पहले तक 500 रुपये था। ऑनलाइन आप प्रेस्क्रिप्शन लेते, मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, या बत्रा, काफ़ी सारे हॉस्पिटल ने जारी किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। उनकी ऐप्स बन गई हैं, ऐप्स ज़्यादातर उन्होंने ऐप बना लिया, और वो क्योंकि उनका पैसा नहीं लग रहा है कि हाँ आओ बैठो ये करो वो करो, सारी चीज़ ऑनलाइन है, तो वो तो उनको भी सस्ता पड़ता है, चलो कमा लिए। पूरे देश से लोग पूछ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं उससे, 500 के हिसाब से भी बहुत कमा लेते हो। तो ये आप देख लीजिए, हो सकता है अगर आपकी हेल्प, तो वेल एंड गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई प्रे यू ऑल रिमेन हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टेक केयर।